स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th साइंस के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ा दिया है, तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो जब सेम काइंड ऑफ प्लांट बहुत बड़ी जगह पे ग्रो किए जाते हैं और कल्टिवेट किए जाते हैं, उनको हम क्रॉप कहते हैं, राइट। Then second is the first step before growing crop is preparation of the soil. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले, वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है। ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में, राइट। देन डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, एंड जो हेल्दी गुड सीड्स होते हैं वो सेटल रहते हैं नीचे। तो अगर आपने, हाँ ना, तो ये होता है। देन फिर डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं क्योंकि एक क्रॉप को चाहिए होती हैं, वरना वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। So, Kharif crops, paddy and maize, Rabi crops, wheat, gram, pea, then chemical fertilizers, urea and superphosphate, then organic manure and animal excreta, cow dung, urine and plant waste. तो खरीफ क्रॉप्स मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो रेनी सीज़न में ग्रो की जाती हैं। बेसिकली फ्रॉम जून टू सितंबर के बीच में जो रेनी सीज़न होता है हमारा, तब जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दैन रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर में ग्रो की जाती हैं, लाइक अक्टूबर टू मार्च के बीच में जनरली होता है। तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो क्रॉप ग्रो करी जाती हैं उनको हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। देन केमिकल फर्टिलाइज़र्स, लाइक ये आप इससे थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक कहीं पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स आता है, कहीं पे फर्टिलाइज़र आता है। दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं क्योंकि चाहे वो फर्टिलाइज़र हो चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र हो, तो बेसिकली वो दोनों सेम ही है, बट फर्टिलाइज़र्स में केमिकल ऐड होते हैं तो इसलिए उसको बस एक ऐसे ही नाम दे रखा है। तो विच इज़, जिसका बेसिक सिंपल सा एग्जांपल यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट होते हैं। देन ऑर्गेनिक मैन्योर में एनिमल एक्सक्रीटर, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी सेम ही है, मतलब वो मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली बनता है, तो बस उसको ऐसे नाम दे दिया है ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो एनिमल एक्सक्रीटर वगैरह ये सब जो होते हैं, तो इनसे क्या है, लाइक ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जो ह्यूमस रिमेन रहता है तो वो एज अ मैन्योर ऐड किया जाता है क्रॉप में। देन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज, देन रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है व्हीट एंड पी। Then question number 4 is write a paragraph in your own words on each of the following: preparation of soil, sowing, weed and threshing. तो preparation of soil के ऊपर है यहाँ पे पैराग्राफ। Preparation of the soil is the first step in agriculture. Preparation of the soil is done to loosen the soil which is essential for root
penetration into the soil. This allows the roots to breathe easily. Loosening of the soil allows the growth of earthworms and microorganisms, which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of the soil also brings nutrient-rich soil to the top layer, which is essential for the growth of plants. तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होती है, वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सॉइल को लूज़ किया जाता है ताकि जो क्रॉप की रूट है वो अंदर तक अच्छे से जा सके, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड हो सके। एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प करती है लाइक ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल रहने में और उसमें ह्यूमस ऐड करने में, जो हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उन सबको ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है ये। तो यही होता है। और इसमें क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल जो होती है तो वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप लेयर में भी ले आती है, जो एसेंशियल होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। ठीक है। एंड अब है यहाँ पे सोइंग। Sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using the equipment or seed drill. तो सोइंग बेसिकली क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्टली हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है बिफोर सोइंग, क्योंकि हेल्दी सीड्स करते हैं सेलेक्ट जब फार्मर्स, तो तभी अब अच्छी क्रॉप हो पाती है, राइट। तो वो पहले हेल्दी सीड्स करते हैं, देन आफ्टर सेलेक्टिंग इट उनको सो किया जाता है बाय ट्रेडिशनल मेथड और कोई भी इक्विपमेंट लाइक सीड ड्रिल यूज़ करके किया जाता है उनको सो। Then is weeds. So removal of unnecessary plants from the field is called weeding. Weeds complete with crop plants for nutrients and water. This will reduce the yield of the desired crops. Weeds also interfere while harvesting and get mixed with the crops. Some weeds are poisonous to animals and humans. Tilling is a common method that helps remove weeds from the before sowing crops, and manual methods like the physical removal of plants are also used to remove weeds. Weedicides are sprayed to get rid of weeds, but this method may affect the health of farmers because of the chemicals used as weedicides. तो बेसिकली यहाँ पे वीडिंग का क्या दे रखा है कि जो रिमूवल ऑफ वीड्स लाइक अननेसेसरी प्लांट्स जो क्रॉप के साथ अननेसेसरीली ग्रो करते हैं, जिनको मतलब उगाया नहीं जाता है पर वो ग्रो करते हैं, तो उनको ही जो उनके जो रिमूविंग ऑफ दैट प्लांट्स दैट टाइप ऑफ प्लांट्स, उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग लाइक वीड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्रॉप प्लांट्स के होते हैं, मतलब क्रॉप प्लांट्स के साथ होते हैं, मतलब जैसे कि जितना न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वगैरह जितना भी उनको दिया जा रहा है क्रॉप को, वो उनको भी मिलता रहता है। और लाइक ठीक है, तो इस वजह से एक जो क्रॉप प्लांट है उसके जो यील्ड है वो डायरेक्ट रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, वाटर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ वीड्स लाइक वो इंटरफेयर करते हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी, क्योंकि वो क्रॉप के साथ एकदम मिक्स हो जाते हैं। और कुछ वीड्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए, इसलिए उनको हटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो टिलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉमन मेथड होती है जो हेल्प करती है रिमूवल ऑफ वीड्स को। लाइक सोइंग क्रॉप एज मैनुअल मेथड लाइक द फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लांट आर आल्सो यूज टू रिमूव वीड्स। देन वीडिसाइड्स एक टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं वीड्स में, ताकि मतलब उनसे कुछ क्रॉप को हार्म नहीं होता है, पर जो वीड्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं एंड अपने आप ही डेड हो जाते हैं। बट वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए उनको अच्छे से केयरफुल्ली यूज़ करते हैं फार्मर्स। अब नेक्स्ट है थ्रेसरिंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द chaff फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग इज कैरिड बाय अ machine called combine, which is a harvester as well as thresher. Threshing is also done by
winnowing, where the blow of air is used to separate the chaff from crops. तो बेसिकली थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या है, जो चाफ होता है क्रॉप में उसको सेपरेट करने के लिए एक जो सेपरेट किया जाता है जब, तो उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसरिंग कहते हैं. तो थ्रेसिंग लाइक मशीन के थ्रू भी होती है जिसको हम लोग कॉम्बाइन कहते हैं. कॉम्बाइन मतलब जो मशीन हार्वेस्टर भी होती है और एज वेल एज थ्रेसर भी होती है. और थ्रेसरिंग एक और प्रोसेस से डन की जाती है विच इज़ विनोइंग, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था. तो विनोइंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एयर होती है वो चाफ को अलग करती है एंड जो क्रॉप होते हैं वो नीचे गिरते जाते हैं. राइट तो बस इसमें इतने 4 के बारे में लिखना तो ये हो गया. देन अब यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है. सो फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. लाइक ये तो बहुत कॉमन डिफरेंस होता है कि फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं एंड मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं. तो इनऑर्गेनिक इन सेंस कि मतलब उनमें केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं, प्रॉपर तरीके से वो नेचुरल नहीं होते हैं. राइट देन यहाँ पे फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट. तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करे जाते हैं. आर्टिफिशियली मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में वो प्रिपेयर करे जाते हैं, पर जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरली डिकम्पोज्ड होते हैं, डिकम्पोजिशन से होते हैं. लाइक एनिमल्स और वो प्लांट होते हैं या फिर ह्यूमन वेस्ट, जब वो डिकम्पोज किया जाता है तो तब वो बनते हैं. देन है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ये तो बहुत वो है कि हाँ, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. देन डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड इन मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. तो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, बट मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को. देन रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो फर्टिलाइज़र्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि उसमें एडेड वो होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. बट मैन्योर नेचुरली वो होते हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं, इसलिए उसमें लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं. देन फर्टिलाइजर्स लॉन्ग टर्म यूजेज हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल. मैन्योर में लॉन्ग टर्म यूजेज इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी. तो इसमें है कि फर्टिलाइज़र्स को जब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा उस क्वांटिटी में या फिर ज़्यादातर, तो वो मतलब अफेक्ट करता है सॉइल को. पर मैन्योर में लॉन्ग टर्म यूजेज में क्या होता है कि इम्प्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी को. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6 इज़ what is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. तो आंसर है यहाँ पे the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Methods of irrigation which conserve water are as follows. तो इरिगेशन बेसिकली क्या होता है, तो जो सप्लाई होती है वाटर की क्रॉप्स, मतलब वाटर की क्रॉप्स के लिए ये रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम को, उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं बेसिकली. तो जो मेथड होते हैं जो कंजर्व करते हैं वाटर को आर एज फॉलो. तो फर्स्ट मेथड इज़ ड्रिप इरिगेशन. Here the water goes drop by drop directly into the roots. This method is very useful as it conserves the water and also helps in avoiding weeds. तो ड्रिप इरिगेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली रूट्स में जाता है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप से, तो इससे ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं होता है और ये अवॉइड करता है सीड्स को ग्रो करने में भी. देन स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस मेथड इज़ in use mainly to uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो इस स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपने देखा होगा अगर आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक टाइप ऑफ स्प्रिंकलर होता है, मतलब
एक पाइप होता है जो ग्राउंड में से ऊपर की तरफ निकला होता है अपवर्ड्स, एंड वहाँ से पानी एकदम स्प्रिंकल हो रहा होता है जैसे कि रेनिंग हो रही हो। तो ऐसे ही होता है कि इसमें एक रोटेटिंग नोजल होता है उनके टॉप में, जिससे जो पाइप एकदम वो रोटेट होता रहता है, एंड पानी जब अलाउ किया जाता है मेन, तो फिर वो मेन पाइपलाइन से तो वो प्रेशर के थ्रू जाता है एंड वो एस्केप करता है रोटेटिंग नोजल्स में, और फिर वो स्प्रिंकल होता है क्रॉप में। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो आंसर है यहाँ पे वीट क्रॉप्स मे गेट डिस्ट्रॉयड इफ सोन इन द खरीफ सीजन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर्स, पेस्ट एंड अडेप्टेड कंडीशंस फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। खरीफ कम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हेंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन द खरीफ सीजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अगर खरीफ सीजन में वीट को ग्रो किया जाए तो क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जो वीट क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि खरीफ सीजन में आपको पता है कि रेनी सीजन होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सेसिव वाटर की वजह से, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पानी तो सोक नहीं कर सकती है ना सॉइल, तो उसकी वजह से जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अनफेवरेबल टेम्परेचर भी होते हैं और पेस्ट वगैरह, और अडेप्टेड कंडीशंस भी होती है प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए। और जो खरीफ सीज़न है वो लाइक रेन सीजन में आता है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, तो हमें इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें एक्सप्लेन करता है कि कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप से सॉइल कैसे अफेक्ट होती है। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन मतलब जैसे कि रेनी सीजन में हमने क्रॉप को ग्रो किया लाइक जून टू सितंबर, देन अक्टूबर टू मार्च, ये एकदम कॉन्टिन्यूसली हुआ, तो फिर इस वजह से सॉइल कैसे अफेक्ट होती है, अब तो उसको ही हमें बताना है। तो इसका आंसर है प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स विल डाई। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन of crops result in the depletion of certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. This result in a decrease in yield due to loss of nutrients. Hence, there should be a gap between crop in order to get a good yield. तो लाइक कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन की वजह से जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बेसिकली कमी हो जाती है, एक टाइप से कमी हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है, लार्ज स्केल में प्रोवाइड करना होता है, तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, उनके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से जो क्रॉप है वो भी गुड नहीं हो पाती है, तो इसीलिए एक गैप होना चाहिए क्रॉप ग्रो करने के बीच में, ताकि एक गुड यील्ड हमें मिल पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. These undesirable plants are called weeds. Weeds can be controlled by methods called weeding. Tilling before sowing the crop helps in uprooting and killing weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. तो इसमें क्या है कि जो फील्ड में जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो ग्रो होते हैं एंड अननेसेसरीली ग्रो होते हैं, उनको वीड्स कहते हैं, हमको पता है ये। एंड जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, लाइक टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन अप। तो टिलिंग प्रोसेस क्या होती है कि डायरेक्टली उसको रूट से ही हटा देते हैं, जो वीड्स होते हैं उनको रूट से ही हटा देते हैं ताकि वो किल हो जाएं वीड्स में, और फिर वो जब ड्राई हो जाते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। एंड देन उनको कंट्रोल करने के लिए भी सर्टेन केमिकल्स आते हैं लाइक वीडिसाइड्स, जो भी यूज़ किए जाते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट और शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये जो दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स जो होते हैं, हमारे 7 स्टेप्स होते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे वो सारे स्टेप्स दे रखे हैं, तो इनको एक प्रॉपर उसमें करना है ताकि एक फ्लो चार्ट बना सकें ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे लाइक पहले यहाँ पे दे रखा है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, देन इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड, मैन्योर। तो इसको एक प्रॉपर वे में अगर हम करेंगे तो ये होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये एक प्रॉपर वे में वो पूरा है, ये स्टेप बाय स्टेप, राइट। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ लाइक कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डाउन का करते हैं, विच इज़ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स में हमने पढ़ा था इरीगेशन होता है, तो यहाँ पे इरीगेशन हो गया फर्स्ट में, लाइक ठीक है, IRRIGATION। देन सेकेंड इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स, तो विच इज़ स्टोरेज, हमने पढ़ा था स्टोरेज हम को में हमें रखना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे फिफ्थ है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड क्रॉप। तो यहाँ पे क्रॉप है फिफ्थ में, ओके। देन थर्ड है यहाँ पे अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स विच इज़ हार्वेस्टर। जो मशीन यूज़ होती है क्रॉप को कट करने के लिए, वो उसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, एक रबी क्रॉप जो वन ऑफ द पल्सेस है विच इज़ ग्राम। एंड सिक्स्थ है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। तो जो प्रोसेस होती है सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड विनोइंग। ओके, तो यहीं तक था आपका चैप्टर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि चैप्टर मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो 2 वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। सो बेसिकली 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। बाय बाय।